वेलकम टू शिवा ज्ञान कुंड। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रासायनिक बलगत की 12th केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन, अभिक्रिया वेग और इससे संबंधित कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हों। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था तत्क्षण अभिक्रिया, मंद अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं। तत्क्षण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो क्षण भर में पूरी हो जाती हैं। मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में कुछ मिनट या घंटों का समय लगता है। और अति मंद अभिक्रियाएं जो कुछ महीनों या वर्षों में पूरी होती हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ा था। और आज हम अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे और भी अलग हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण। अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक फिगर बताया था कि हमारे पास मान के चलो R से P कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो R क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट अभिकारक, P क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब आप लोग जानते हो कि हम कंसीडर करते हैं t=0 टाइम पर, हम सोचते हैं कि t=0 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है 10 और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि ये t=0 समय वो समय होता है जिस समय रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा 1 सेकंड हो गया तो यहाँ कितने बचते हैं 8, यहाँ पर 2। मैंने कहा 2 सेकंड हो गए तो यहाँ 6, यहाँ कितने 4। 3 सेकंड हो गए तो यहाँ कितने बचते हैं 4, यहाँ कितने जाते हैं 6। चौथे सेकंड पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाते हैं 8। पांचवें सेकंड पर हम क्या देखते हैं 0 और ये होता है 10। यहाँ से हमने मतलब निकाला था कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है वृद्धि। इसी को देखते हुए हम इनके बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए मैं खींचता हूँ बच्चे एक तो एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी एक्स अक्ष, और एक हो गई हमारी वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये हमारी एक्स अक्ष। ये होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये क्या होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले अभिकारक ले रहा हूँ। पहले अभिकारक के लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर उत्पाद के लिए बनाएंगे। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ समय, क्योंकि समय में भी परिवर्तन दिख रहा है और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन दिख रहा है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो बच्चे हम सोचेंगे कि सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार का है। हम देख रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता समय के बढ़ने के साथ घट रही है। तो बच्चे मैं कहता हूँ कि अभिकारक पहले यहाँ पर कितना है 0, सोच लो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 8 और यहाँ क्या है 10। यानी कि यहाँ पर अभिकारक का अधिकतम मान होगा। ऐसे ही मैं समय को लेता हूँ, यहाँ पहला सेकंड, यहाँ दूसरा सेकंड, यहाँ तीसरा सेकंड, यहाँ चौथा सेकंड और यहाँ पांचवा सेकंड। तो पांचवें सेकंड आते आते अभिकारक क्या होता जा रहा है 0 होता जा रहा है। मतलब अभिकारक पूरी तरीके से में किस में चेंज हो गया होगा, उत्पाद में। तो बच्चे हमें यहाँ पर एक ढाल देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही लगातार कमी। मैं एक पर्टिकुलर टाइम t1 यहाँ पर चुन लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन आया। तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दूंगा, लाइन खींच दूंगा और इसे यहाँ पर ले जाकर के मिला दूंगा। मैंने कहा कि t1 पर सांद्रता में कितना परिवर्तन आया अभिकारक की में R1। ऐसे ही बच्चे मैं एक और टाइम लूंगा t2, यहाँ से मैं लाइन खींचकर और इसे यहाँ ला करके मिला दूंगा। मैं कहूँगा यहाँ पर कितना परिवर्तन आया R2। यानी कि सोच लो कि t1 समय में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन R1 और t2 समय में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन R2। R2 और R1 के अंतर को आप लोगों ने बखूबी पढ़ लिया था, क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा R कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। और ऐसे t1 और t2 के अंतर को आपने पढ़ लिया था, क्या कहते हैं बच्चों, डेल्टा T कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि R बराबर माइनस के क्या होता है बच्चों, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो ये होता है बच्चे अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण। लेकिन अभी ये सिर्फ अभिकारक के लिए आया है, अभी हम उत्पाद के लिए भी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमने एक एक्स अक्ष ली और एक वाई अक्ष ली। वाई अक्ष पर हमने अभिकारक को लिया और एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, समय को, और कुछ मेन पॉइंट्स चुन लिए। जैसे कि t1 पर मैंने सोचा कि सांद्रता में कितना परिवर्तन आया R1 और t2 समय पर मैंने देखा सांद्रता में कितना परिवर्तन आया R2। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमें ग्राफीय निरूपण से भी क्या मिल जाता है, पता चल जाता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है वृद्धि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हम अब आगे बढ़ते हैं।
कपड़े से साफ कर लेता हूँ। ओके, अब हम उत्पाद के लिए बनाएंगे। अब उत्पाद में आप क्या देखते हो बच्चे, लगातार सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मैंने फिर से खींची एक एक्स अक्ष और अब मैं खींचता हूं फिर से एक वाई अक्ष, ये वाई। ठीक है, ये क्या होगा इसका ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, 0। मैं यहाँ पर लेता हूँ समय को और यहाँ पर लेता हूँ बच्चे में उत्पाद को, यानी कि यहाँ पर उत्पाद अभी क्या है, 0 है। सोचो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और क्या होगा, 10। ऐसे यहाँ पर समय t 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। लेकिन आपने अभी देखा था कि उत्पाद की सांद्रता में समय के बढ़ने के साथ क्या होती है बच्चे, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि 5वें सेकंड तक पहुंचते पहुंचते उत्पाद क्या हो गया था, 10। 0 सेकंड पर उत्पाद क्या था, 0। पहले सेकंड पर कितना था, 2। दूसरे सेकंड पर कितना था, 4। वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। तीसरे सेकंड पर 6, चौथे सेकंड पर 8, पांचवें सेकंड पर क्या हो गया, 10। यानी कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाएगी, वृद्धि। यानी कि ये 0 से 10 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 10 कहां पर है बच्चों, यहाँ पर। 5वां सेकंड कहां पर है, यहाँ पर। हमें कुछ ये हाल देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसे बच्चे में यहाँ पर कोई t1 टाइम चुनता हूँ। मैंने यहाँ पर एक t1 टाइम लिया और यहाँ इस तरीके से लाइन खींचकर इसको यहाँ पर मिलाया। मैंने कहा यहाँ पर परिवर्तन आया p1, यानी कि t1 टाइम पर उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन देखने को मिला, p1। ऐसे बच्चे मैंने यहाँ पर एक t2 टाइम लिया, t2, और इसको यहाँ पर लाइन खींचकर मैंने यहाँ मिलाया और मुझे परिवर्तन देखने को मिला P2। यानी T2 वो टाइम है जहां पर उत्पाद की सांद्रता में P2 परिवर्तन होता है। अब आप P2 और P1 का डिफरेंस जानते हो, क्या होता है, डेल्टा P। इनमें इतना परिवर्तन हुआ और समय में कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, डेल्टा T। तो आप यहाँ इजीली लिख सकते हो कि R इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये होता है हमारा उत्पाद के लिए ग्राफ, और जो पहले पढ़ा वो किसके लिए था, अभिकारक के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप। अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप। अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप। अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप, इसे हम स्टोइकियोमेट्रिक की रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया क्या है बच्चों, M1A प्लस M2B आफ्टर रिएक्शन N1C प्लस N2D। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये कोई रिएक्शन है। अब यहाँ पर A और B क्या है, तो A और B के बारे में आपको बता दूं मैं। A और B यहाँ पर क्या है बच्चे, हमारे पास अभिकारक हैं। A और B क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अभिकारक है। और C और D क्या है हमारे पास यहाँ पर, उत्पाद है। ओके, C और D क्या है हमारे पास यहाँ पर, उत्पाद है। क्लियर है। तो यहाँ पर M1 M2 क्या है, तो यहाँ पर आपका M1 M2 N1 तथा N2 ये सब क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। रस समीकरण मितीय गुणांक है। ये सब क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। ओके प्यारे बच्चों, यानी कि A का रस समीकरण मितीय गुणांक M1, B का रस समीकरण मितीय गुणांक M2, C का रस समीकरण मितीय गुणांक N1 और D का रस समीकरण मितीय गुणांक N2। जब हम इनके लिए अभिक्रिया वेग निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, अगर हम A का अभिक्रिया वेग निकाल रहे हैं तो A के सक्रिय द्रव्यमान में हम M1 से भाग देते हैं। B का निकाल रहे हैं तो B के सक्रिय द्रव्यमान में हम M2 से भाग देते हैं। यानी जो भी इनके सक्रिय द्रव्यमान हैं उनके अंदर हम इनके रस समीकरण मितीय गुणांक का क्या लगा देंगे, भाग। देखिए जैसे कि मैं पहले अभिकारक के लिए लिखता हूं, किसके लिए प्यारे बच्चों, अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए ठीक है, तो R से प्रदर्शित किया जाता है अभिक्रिया वेग को।
सबसे पहला अभिकारक कौन है? ए। तो ए की सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन। ए की सांद्रता परिवर्तन डेल्टा ए किसके साथ होगा? समय के साथ। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? m1। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 1/m1। यानी कि सांद्रता में आपको रस समीकरण मितीय गुणांक से क्या लगाना है बच्चों? भाग, माइनस का, क्योंकि ये अभिकारक है। अब दूसरा अभिकारक कौन है आपके पास? बी। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा बी। किसके साथ परिवर्तन हो रहा है? समय के साथ, इसलिए डेल्टा टी। इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? m2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/m2। लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि बी भी क्या है? अभिकारक। तो ये अभिक्रिया वेग के लिए इसका गणितीय रूप आ गया, कौन सा वाला? अभिकारक वाला। ऐसे ही हम उत्पाद के लिए निकालेंगे। उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए, ठीक है। अब उत्पाद कौन है आपके? सी और डी। तो बच्चे R इज इक्वल टू सी की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। सी की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। अब इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? n1। तो हम क्या कर देंगे? 1/n1। बच्चों ये पॉजिटिव रहने वाला है, क्यों? क्योंकि बच्चों ये उत्पाद है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल टू ऐसे ही बच्चों डी। तो डी की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा डी। किसके साथ परिवर्तन हुआ? टी के साथ। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। रस समीकरण मितीय गुणांक कितना? n2, इसलिए क्या आ जाएगा? 1/n2। तो ये किसके लिए होगा बच्चों? उत्पाद के लिए। ये किसके लिए हो गया बच्चों? मेरे उत्पाद के लिए। ऐसे ही हम संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी निकाल सकते हैं। संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को आर के ही बराबर रख देना है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए R इज इक्वल टू माइनस 1/m1 डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/m2 डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/n1 डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/n2 डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आ गया संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया में अप्लाई करके देखेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, अब हम इसका यूज करके देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। ओके, ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है N2 + 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। इसके लिए मुझे क्या करना है, सोचो, मुझे इसके लिए अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप लिखना है। तो बच्चे यहां पर आप इन दोनों को देखोगे तो ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और बच्चे ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है बच्चों? हमारा उत्पाद। अब बच्चे हम अभिकारक और उत्पाद का पूरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गणितीय रूप एक साथ लिखेंगे। पहले हम इनके रस समीकरण मितीय गुणांक छांट लेते हैं। N2 का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है बच्चों? 1 है। H2 का कितना है? 3 है। NH3 का कितना है? 2 है। तो बच्चे R इज इक्वल टू, तो अभिकारक N2 की सांद्रता में परिवर्तन, N2 इसकी सांद्रता, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, क्या हो रहा है? परिवर्तन, तो डेल्टा, परिवर्तन तो डेल्टा अपॉन में क्या रहेगा? डेल्टा टी। रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 1, तो ये 1/1 बन जाएगा। 1/1 बन जाएगा। 1/1 का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए 1/1 लिखो ही मत। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि अभिकारक है इसलिए माइनस लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे बच्चे दूसरा कौन है? H2, यानी कि H2 की सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन, किसके साथ? समय के साथ। लेकिन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 3, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1/3, लेकिन अभिकारक है इसलिए माइनस का। इज इक्वल टू, ये आ गया उत्पाद। NH3 की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा NH3
अपॉन में डेल्टा टी। ओके, रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 2, तो 1/2। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये उत्पाद है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिखा बच्चों P4 प्लस 6Cl2 आफ्टर रिएक्शन 4PCl3। तो यहां पर अब अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों क्या है, आपके अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक हैं। और ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद हैं। तो हम पूरी अभिक्रिया के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक निकालेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। पी का रस समीकरण गुणांक कितना है 1, Cl का कितना है 6, PCl3 का कितना है 4। R इज इक्वल टू P की सांद्रता में परिवर्तन, P4 की सांद्रता में परिवर्तन, इसलिए डेल्टा P4 अपॉन में डेल्टा T। ये तो हमें लिखना ही होता है। अब 1/1 बनेगा, 1/1 का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, वो एक ही होता है, तो इसमें माइनस इज इक्वल टू। दूसरा कौन है Cl2, तो Cl2 की सांद्रता में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तन, तो डेल्टा अपॉन में डेल्टा T। अब इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 6, इसलिए 1/6 आगे माइनस इज इक्वल टू, ये आ गया उत्पाद। तो PCl3 कौन मेरे प्यारे बच्चों, PCl3 की सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन। लेकिन रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 4, तो 1/4। मुझे लगता है कि ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया वेग का गणितीय रूप क्लियर। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वेग। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग फिजिक्स वाला नहीं बच्चों, केमिस्ट्री वाला। बच्चे हम फिर से उसी फिगर को याद करते हैं। मेरे पास है R से लेकर के P कोई रिएक्शन, T इक्वल टू 0 टाइम पर अभिकारक 10, उत्पाद 0। पहले सेकंड पर 1, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2। दूसरे सेकंड पर बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 4। तीसरे सेकंड पर बच्चे यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। चौथे सेकंड पर यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। और पांचवें सेकंड पर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10। अब प्रारंभिक वेग की बात की जा रही है। प्रारंभिक वेग कब, जब अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन ना हुआ हो। तो अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन कब नहीं हुआ, कुछ समय पर नहीं हुआ, t बराबर 0 समय पर। यानी t बराबर 0 समय वो समय है जिस समय पर रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चे t बराबर 0 समय पर, किस पर, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को, सांद्रता परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, प्रारंभिक वेग कहते हैं। t बराबर 0 समय पर हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। परिवर्तन दिखाई नहीं दिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। और जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो वो प्रारंभिक वेग होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब शुरू हो जाती है और पर्टिकुलर पूरे टाइम की, पूरे परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो वो कौन सा होता है, औसत वेग होता है। कौन सा होता है बच्चों, औसत वेग। तो t बराबर 0 समय पर रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्लियर है। ऐसे ही हम बात करेंगे बच्चों तात्क्षणिक वेग की। किसकी बात करेंगे, तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक शब्द को पहले समझ लो। तात्क्षणिक यानी किसी क्षण विशेष पर, कोई क्षण विशेष, जैसे मैं कहूं पूरे समय अंतराल में कितना परिवर्तन आया, अभिकारक पूरा परिवर्तित होगा किसमें, उत्पाद में। तो पूरे समय अंतराल की और पूरे परिवर्तन की बात की जा रही है तो इसे हम औसत वेग कहेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहूं बेटा दूसरे सेकंड पर क्या परिवर्तन आपको दिखा, तो आप कहोगे सर अभिकारक की सांद्रता 6 थी और उत्पाद की कितनी थी 4। तो मैंने किसी फिक्स टाइम की बात की। जब किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तात्क्षणिक वेग। यानी किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया के वेग को हम क्या कहेंगे, उसका
तात्क्षणिक वेग कहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर डेफिनेशन बन जाती है किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर रासायनिक 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 अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन की दर को, सांद्रता परिवर्तन की दर को, सांद्रता परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? हमने टाइम को कम से कम करने की कोशिश की है, तो r इज इक्वल टू, तो हम टाइम में क्या लगा देंगे? लिमिट। लिमिट कहाँ तक जाएगी बच्चों? डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो सांद्रता x है और उसमें समय कितना लग रहा है? t, तो परिवर्तन होगा डेल्टा x और समय में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा टी। लिमिट लग जाती है डेल्टा टी अप्रोच की, तो ये बदल जाता है dx अपॉन dt में। आगे हम जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो उसमें हम अभिक्रिया वेग को ज्यादातर dx अपॉन dt से ही प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या बन जाता है? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है। तो मेरी बात बच्चे समझ में आ गई? प्रारंभिक वेग कब? जब t बराबर 0 समय पर रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में क्या हो? परिवर्तन। और तात्क्षणिक वेग कब? जब हम किसी फिक्स टाइम की बात करें, जैसे चौथे सेकंड के लिए बोल दिया, तो चौथे सेकंड में अभिकारक की संख्या कितनी? 2, उत्पाद की कितनी? 8। तो हम एक फिक्स टाइम की बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है? तात्क्षणिक वेग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूं। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आप लोगों ने आज अभिक्रिया वेग का ग्राफीय निरूपण समझा, अभिक्रिया वेग का गणितीय स्वरूप समझा, और आप लोगों ने आज बच्चे प्रारंभिक वेग और तात्क्षणिक वेग को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे बच्चे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक।